नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में आस्क बेबाक के, जहां पर हम समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। और आजकल जो एक बहुत गर्म माहौल बना हुआ है ट्रंप और जेलेंस्की को लेकर के, जो एक तूतू मैमे जैसी हरकत उन दोनों के बीच में हुई है ओवल ऑफिस में। ओवल ऑफिस वो जगह है जहां पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पूरे विश्व की स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं, कहाँ पर क्या होगा। और वैसी जगह पर बैठ कर के इस तरह तू मैं वो भी एक लाइव टेलीविज़न पर देखना, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात थी, जो पहली बार दुनिया। ऐसे तो सबको पता है कि बैकडोर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन इस तरीके से पहली बार टेलीवाइज, जिसको कि ट्रंप ने बाद में एक्नॉलेज भी किया कि इट्स अ वेरी गुड टेलीविज़न। तो इस तरीके की चीज़ पहली बार आई। लेकिन ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट था, बिकॉज इसके जो रेमिफिकेशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं। जब आप एक नए प्रेसिडेंट का 2.0 ट्रंप का ये अवतार में, आप उनके अंदर बहुत ही एक हार्ड लाइन टाइप का आप अप्रोच देख पा रहे हैं। और उसका रेमिफिकेशन यूरोप पे है, उसका रेमिफिकेशन रशिया पे है, उसका रेमिफिकेशन चाइना पर है, और कहीं ना कहीं जाकर के इंडिया पर भी है ही। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मैं अमित, और मेरे साथ बैठे हैं संतोष जी और केशव जी, जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और मैं शुरू करना चाहूँगा संतोष जी आपके साथ ही, कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, वहाँ पे हुआ क्या इस मीटिंग में आपके अनुसार? देखिए, शुरुआत जो डिस्कशन था वो काफ़ी प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ था। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जेलेंस्की गए थे और जो एक मुद्दे के साथ डिस्कशन होना था, स्टार्ट तो वैसे ही हुआ था जैसा एक्सपेक्टेड था। लगभग 50 मिनट का ओवरऑल डिस्कशन हुआ, लेकिन अंतिम के जो 10 से 15 मिनट थे वो काफ़ी हॉट एंड वार्म थे। मीन्स वो थोड़ा सा प्रोफेशनल भी नहीं लग रहा था। और कहीं ना कहीं शुरुआत भी है ना, मतलब शुरुआत में थोड़ा सा ट्रंप ने शुरुआत में ही जब वो रिसीव किए थे जेलेंस्की को, तो उनके जो वेशभूषा पे था वो थोड़ा सा अटपटा लगा था। मीन्स एक प्रोफेशनल वे में। की वही वेशभूषा कमोबेश हम लोगों ने पिछले उनके किसी भी पिक्चर में मैंने उनको हाँ कोट है, पहने नहीं बिल्कुल देखा बिल्कुल है, नहीं। बिल्कुल है। लेकिन ये जो चीज़ जब मीटिंग बड़े लोगों के साथ मीटिंग हो रही है, मीन्स एक ऐसे नेता के साथ जो वन ऑफ द लीडिंग है, प्लस वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द क्या लार्जेस्ट एंड मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड के उत्तराधिकारी साहब बात करने जा रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। प्लस उसके उनके जो चुनाव, उनका जो युद्ध चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उस कंट्री का रहा है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो डिस्कशन चल रहा था तो बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। इन बिटवीन जो जेलेंस्की के जो एक्सपेक्टेशन थे वो कहीं ज़्यादा थे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि जेलेंस्की वहाँ पर गए क्यों थे। जहाँ तक मुझे पता है, जेलेंस्की और इनके बीच में, ट्रंप के बीच में, वो जो एक रेयर अर्थ मेटल्स और उनकी माइनिंग को मिनरल डील है। रेयर अर्थ मिनरल्स। हाँ, मिनरल रेयर अर्थ मिनरल मिनरल्स के जो एक डील होने वाली थी, वो शायद 5-6 दिन पहले ही शायद वो कंक्लूड हो जाती, और उसके लिए उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जेलेंस्की ने ये शर्त रखी कि मैं वहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ, मैं आऊँगा अमेरिका। वहाँ पर चूँकि ये बहुत से नीतिगत फैसले हैं, 50% ऑफ द स्टेक है, जो उन्होंने कहानी बनाई जेलेंस्की ने वहाँ आने की। मतलब उन्होंने अमेरिका को कहीं ना कहीं फोर्स किया कि तुम मुझे इनवाइट करो, अगर यू वांट टू गेट दिस डील, तो मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट करो, वहाँ पर बैठ करके हम लोग इस डील पर चर्चा करेंगे और इसको मतलब जेलेंस्की का एक सिंगल एजेंडा, या आप कहें कि ये पूरी मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक वही पॉइंट था। हाँ। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, वो बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, जिसमें फाइनली शायद डील भी क्लोज नहीं हुई और इनको खाली हाथ वापस भी जाना पड़ा। साथ में इतना सब कुछ उस बैकग्राउंड में हो गया, तमाशा जो हुआ। जो तमाशा हुआ। बेसिकली अगर आप उस डील के बारे में प्राइमरली बात करें तो वो डील थी मिनरल डील। और मिनरल डील के अगेंस्ट जेलेंस्की क्या चाहते थे? जेलेंस्की चाहते थे कि अमेरिकी सिक्योरिटी उनको मिले, जी बिकॉज अब यूक्रेन उस हालत में नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाए। जी, तो डील थी यही कोई 500 बिलियन डॉलर्स की, ठीक है। जिसको कट डाउन करके 200 बिलियन पे लाया गया।
जिसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रंप ने भी अपने हथियार डाले थे, क्योंकि ट्रंप की भी कुछ ऐसी शर्तें थी जिनको बाद में उन्होंने विड्रॉ किया, तब जाके बात पहुंची कि हाँ चलो एक टेबल तक पहुंचते हैं। लेकिन वो डिस्कशन ऐसा रूप ले लेगा कि दो राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से बात कर रहे हैं टेबल पे, और इस तरीके की चर्चाएं, लगता है कि बड़ा अकस्मात हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लानिंग भी दिखती है। प्लानिंग बेसिकली ये है कि जो मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है इस विषय में, यूरोप अब अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो लेना चाहता है वापस। कहीं ना कहीं अमेरिका यूरोप को सुरक्षा देने में वो सफल नहीं है, या उतना अपनी इच्छा शक्ति जाहिर नहीं कर पा रहा है। इसके लिए यूरोप अब चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा नीति, अपनी डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करे और खुद के दम पे करे, अपने बजट के पे करे। ये एक वजह है, क्योंकि यूरोप में के अंदर यूरोप चाहता है या अमेरिका यूरोप को फोर्स कर रहा है कि तुमने 19 जब से ये नाटो बना है, नाटो बना था 4 अप्रैल 1949 को, जो नाटो इंसेप्शन में आया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका प्योर पर्पस उस वक्त सिर्फ ये था कि यूएसएसआर के साथ जो कोल्ड वार हो रहा है, यूरोप बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा बिल्कुल है और अमेरिका को अपनी एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस दिखानी थी पूरे वर्ल्ड ओवर, तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने नाटो का मतलब स्टार्ट कर दिया। नाटो अभी 31 कंट्रीज उसके मेंबर हैं। अभी रिसेंटली फिनलैंड अंदर आया और स्वीडन शायद आने वाले हैं अंदर, उसके अंदर स्वीडन वाले लोग। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी तक अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नाटो में मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 70-80% का है। एक्चुअल फिगर 70% के आसपास है, बट ट्रंप और बहुत जगह पर वो 80% भी बोलते हैं। मेरा कंट्रीब्यूशन 70% है और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बस 30% है। आपकी प्रोटेक्शन करें, मैं तो दोनों तरफ ओशन है मेरे, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आपसे बॉर्डर लगता है, तो 40,000 के करीब फोर्सेस, ओवरऑल अमेरिका के 1 लाख ट्रूप, 1 लाख सैनिक नाटो में इन्होंने डाल के रखे हुए हैं। और उसमें से भी 40,000 ट्रूप जो हैं वो एकदम बॉर्डर पे, जहाँ पर कि रूस का जहाँ भी यूरोप से बॉर्डर लग रहा है वहाँ पर 40,000 सोल्जर्स इन्होंने खड़े करके रखे हुए हैं अमेरिका ने, जो लगातार तो सर्विस देते हैं। अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है वो, और उसके चार्टर में लिखा हुआ है कि मिनिमम 2% जीडीपी का होना चाहिए। अमेरिका लगभग 3.5% करता है, और जो यूरोपियन, ये जो नाटो के 31 हैं, इसमें 15-16 देश 2% मिनिमम होने के बाद भी वो 2% भी नहीं कर पाते हैं, वो 1.5% पर जाके खत्म हो जाता है। अमेरिका तो मतलब ये यूरोप की तरफ से आया हुआ मुद्दा है कि यूरोप चाहता है ऐसा कि अमेरिका उसको फोर्स कर रहा है कि मैं ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियल ट्रबल में हूं, तुमको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, अपने बैटल्स खुद लड़ने चाहिए। अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली यूरोप को तो करना ही होगा। दिस इज द वे दे हैव लेफ्ट विथ। सो बेसिकली यही है अभी। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि उस मिनरल डील के अगेंस्ट सिक्योरिटी चाहता था और बदले में $500 मिलियन, जिसको कट डाउन करके कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 200 या 300 तक बात पहुंची थी। लेकिन अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर मैं उस मिनरल डील के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं यूक्रेन का भी जंग लड़ना होगा, और अमेरिका कहीं से भी इस टाइम पे एक और जंग में घुसने के हालात में नहीं है। नहीं लगता है कि वो इसमें ना एंगल चेंज हो जाएगा। अगर अमेरिका कहीं इन्वॉल्व होता है ना, बिल्कुल, तो तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा पता नहीं। अभी तो वर्ल्ड वॉर 2 ही हुआ है। हाँ, अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का मतलब है जो कि वर्ल्ड वॉर, रसिया जहाँ पे अगेंस्ट हो और अमेरिका वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट्स बिग साइन ऑफ वर्ल्ड वॉर। ऐसा नहीं है कि अभी तक के यूक्रेन के वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, बट वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से था। एक और भी भ्रांति थी, मतलब जो कि शायद कहीं ना कहीं मैं एक डिस्कशन सुन रहा था, एक यूके और अमेरिकन लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही थी। उस बातचीत में उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला कि अमेरिका का जो डोमिनेंस था वो डोमिनेंस किस बेसिस पे था। पहला डोमिनेंस था कि इट इज़ अ बूमिंग इकोनॉमिक पावर था वो अमेरिका, हर तरह से भयानक, मतलब वर्ल्ड वाइड वो मैन्युफैक्चरिंग का किंग था। दूसरी वजह थी कि उसकी सामरिक शक्ति, जो जिसका प्रदर्शन वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके कर सकता था। उसके पास वो सारे हथियार मौजूद थे, सारे वो शिप और फ्लीट्स अवेलेबल हैं,
हर तरह के वेपन्स अवेलेबल हैं, लॉन्ग रेंज स्टील, आप जो भी बात कीजिए आज सब भी उसके पास था। आज भी अपर हैंड कि वो है। जो प्रोजेक्शन ऑफ पावर है वो अक्रॉस वर्ल्ड अपनी विल पे जहां चाहे कर सकता है। वो अमेरिका एकमात्र ऐसी कंट्री था और अभी भी है किसी इसमें। और तीसरी चीज थी कि वो टेक्नोलॉजी का बादशाह है, टेक्नोलॉजी के फोर फ्रंट पे लड़ता है। लेकिन जो रिसेंट आप अगर पिछले 7-8 साल में देखते हैं, ये उनका कहना था जो यूरोप के थे, उन्होंने इंग्लैंड से वो बेसिकली बिलोंग करते थे, और वो कह रहे थे लास्ट के 7-8 साल में अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो पिछले 8 साल में चाइना ने कंसिस्टेंटली बीट किया है इकोनॉमिक फ्रंट पे यूएस को। सेकेंड पॉइंट आती है जो उनकी सुपीरियरिटी थी कि उनकी सुपीरियरिटी चल रही थी आपकी जो जैसे साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में चाइना ने अपना डोमिनेंस बना लिया है, वहाँ ने फ्रंट में जा कर के यूएस उससे पंगा लेना नहीं चाहता है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश करने लगा है अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और जो तीसरी बात है टेक्नोलॉजी, आप अभी एक एग्जांपल देखिए कि आज तुम्हारे पास ओपन एआई है तो वो दूसरे दिन वो उससे कम पैसे में डीप सीक लगे खड़ा कर दे रहा है। तो ये तीनों डोमिनेंस देख रहा है अमेरिका कि अब मेरी वो वट नहीं रह गई है कि मैं अपने टर्म्स पे कमांड कर सकूं चीज़ों को, मुझे सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा घर के अंदर पहले, ताकि मैं बाहर जा सकूं। और इसी कमोबेश में वो चाहता नहीं है उलझना बाहर किसी दूसरी कंट्रीज के साथ, और अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट उधर करना नहीं चाह रहा है वो, और उनको बहुत क्लियर है ये गोल्स। ये जो आपने बोला गोल्स ना, ये एक्चुअली रिपब्लिकन पार्टी का है। जब रिपब्लिकन पार्टी आती है ना गवर्नमेंट में, तो आप देखिएगा कि ग्लोबली हर जगह अपने युद्ध को सीमित करने की कोशिश करता है, अपने इन्वॉल्वमेंट कम करना। डेमोक्रेट्स लड़ाइयाँ करते हैं, डेमोक्रेट्स इन्वॉल्व होता जाता है, और ये रिपब्लिकन अपने आप को उससे पिंड छुड़ाना चाहता है। अफगानिस्तान से निकलना हो, बिल्कुल इराक से निकलना हो, ईरान से, गल्फ कंट्री से निकलना हो, सब ये रिपब्लिकन ने किया है, और डेमोक्रेट हर जगह घुसा है जी। तो ये पॉलिसी है ना, अमेरिका से पार्टी टू पार्टी चेंज होते रहता है। और जो रही बात ये झंडे जो मतलब लाइमलाइट में आया ये चीज डिस्कशन, ये तो पर्दे के पीछे भी हो सकता था। एग्जैक्टली ये एकाएक पहली बार 2 राष्ट्राध्यक्ष प्लस साथ में सबऑर्डिनेट, और वो अकेले लाइव चल रहा हो। और इनफैक्ट जो सबऑर्डिनेट था वो तो मतलब वो कहते हैं ना, चाय से केटली ज्यादा गर्म थी। हाँ, you should thank, he asked this line, you should thank। चाय से केटली ज्यादा गर्म थी। मैं इसीलिए बोलना चाह रहा था कि he was vice president I guess, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इसलिए बोलना चाह रहा था कि जेलेंस्की के अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं था। जो 1-2 राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हो, जिस ढंग से बातें चल रही हो ना, जैसे तू में चल रहा। अब इस प्रोफेशनलिज्म को एक पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि क्या यूक्रेन जो है उसको अमेरिका से, अगर आप अभी बहुत सबसे एकदम रिसेंट बयान सुने जेलेंस्की के, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है तुम अमेरिका मेरे को डायरेक्ट जो पैसा देते हो तुम मत दो, लेकिन क्या ये सिर्फ पैसे की बात है? तो जो ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि ये पैसे नहीं है, ये तुमको मैंने जेवलिन दिया है, उसने तुमको शीट्स दिए हैं और मैंने तुमको जेवलिन दिया है। तो ये बात सिर्फ ये है कि अभी यूरोप के पास हथियार हैं, लेकिन हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है वो यूरोप के पास है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो दूसरा हिस्सा है इसका कि जो अमेरिका है, अमेरिका के पास वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हथियारों को बनाने की। और अब जेलेंस्की का मैं एकदम ताजा बयान जो सुन रहा था, वो कह रहा था पैसे मैं दूंगा, मुझे हथियार कम से कम दे देना। ये चीज वो कह रहे थे कि तुम ठीक है, मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं अगर तुम होना चाहते हो इन चीजों में, तुम ये $350 बिलियन जो हमको दे रहे हो, अगर तुम वो नहीं भी मुझे देते हो, मैं फिर भी ये वॉर लड़ सकता हूँ, क्योंकि यूरोप मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए रेडी है। यही पे ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी एम चला जाता है, जो गोल है। ट्रम्प थ्रू आउट द डिस्कशन बोल रहा है कि माय एम इज टू मेक अ पीस हियर, आई डोंट वांट टू स्टार्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर। और वो बोल रहा है कि नहीं, मेरा बंदे मरे। एग्जैक्टली दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। और सबसे खास बात जानते क्या था, वो ना झुक नहीं रहे थे, मतलब कि एक कंट्री का अध्यक्ष जिसने तुम्हें इतने पैसे दिए, इतने रिसोर्सेज, आपकी इतनी हिमाकत कि आप सामने वाला आपको बोल रहा है कि छोड़ दो, लड़ाई मत करो, और आप कह रहे हो नहीं ठीक है पैसा मत देना, मैं लड़ूंगा, हथियार दे देना, हथियार के पैसे हैं मेरे पास, मैं खरीद लूंगा। यहीं से हीटिंग, जो हीट आर्गुमेंट से स्टार्ट हुआ, इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ। जब वाइस प्रेसिडेंट आए, वो बोले यू हैव नेवर थैंक्स टू अस, वी हैव गिवन यू ऑलमोस्ट 350 बिलियन,
हम लोगों ने इतना रिसोर्स तुम्हारे ऊपर दिया और आज तक आपने थैंक्स नहीं बोला और आप हमें प्रवचन दे अगर ये जो 350 बिलियन है, 350 बिलियन ट्रम्प का वर्जन है, उसके मैंने कुछ वेरीफाइड वर्जन्स देखे, तो उसमें वो 175 बिलियन के आसपास है। वहाँ पर भी आना चाह रहा हूँ। हाँ। उसमें क्या है, डॉज करके इनका एक डिपार्टमेंट बना है जिसका कि ही इज हेडेड बाय एलन मस्क। एलन मस्क आते के साथ पहले हफ्ते में उन्होंने ये जो डील था, जो जितना भी मनी गया है यूक्रेन को, तो 200 बिलियन का गड़बड़ दिख रहा है जो एज ए हाँ, एड 150 बिलियन, जो एज ए एड गया है उसका ऑडिट किया गया है। ऑडिट में ये पाया गया है कि इन्होंने तभी से डॉक्यूमेंटेड कहाँ से है 350 बिलियन का, पहले तो कोई न्यूज में नहीं था। वो एक जब डॉज की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वी हैव गिवन ऑलमोस्ट $350 बिलियन टू यूक्रेन, तो उधर जेलेंस्की का बयान आता है कि वी हैव रिसीव्ड जस्ट 150 to 75। और 200 बिलियन कहाँ गए 200 बिलियन कहाँ गया मुझे नहीं पता। हाँ। तो इस पर बात चली। अब देखते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पर्सपेक्टिव अच्छा रहा कि ये पूरा बैकग्राउंड सेट हो गया है। एग्जैक्टली। इमीडिएटली उसके बाद उनका प्लेन वहाँ से उड़ता है और सीधा लैंड करता है यूके में। As soon as that Oval Office fiasco had happened, within I think an hour or two, you have multiple tweets all over the Europe से जितने भी लीडर्स थे सब गोल बंद हो गए, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग स्ट्रेंथ। उसके पीछे अंदर क्या गेम हो रहा है यू नेवर नो, लेकिन एटलीस्ट दिखता ये है कि जो यूरोप है आज की डेट में वो अभी भी जेलेंस्की को उठा करके रखा हुआ है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या चल रहा है कि यूरोप भी क्या अमेरिका के अगेंस्ट एक फ्रंट खोलना चाहता है? नहीं, ये तो नहीं है कहीं से भी। ये दोनों भाई बंधु हैं। मैंने बताया आपको कि यूरोप अपनी जो सामरिक शक्ति है उसको सुदृढ़ करना चाह रहा है, जिसका भी आपने अगर हालिया आपने बयान सुना हो ब्रिटेन के पीएम का, तो उन्होंने भी यही बात कहा कि यूरोप हैज़ टू हैव अ डिफेंस सिस्टम। सो दे हैव कम अप विद अ नेम आल्सो लाइक द यूरोप डिफेंस। वो जो नाटो के जैसा ही कुछ हाँ, होगा, द जो यूरोप सिर्फ डिफेंस, यूरोप के लिए यस। काम करे। तो काइंड ऑफ सो बेसिकली अमेरिका के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द कब तक अमेरिका पे डिपेंडेंसी रहेगी, जी। अमेरिका भी कब तक आपकी वॉर लड़ेगा। अमेरिका की भी अपनी एक लिमिट है। आज के डेट में आप देखो, अगर मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ, अमेरिका ने बैन लगाया, सैंक्शन लगाया इंडिया के ऊपर कि आप रशियन ऑयल क्यों ले रहे हो। और जबकि आप जान के ये हैरानी होगी कि रशियन ऑयल के साथ जो इंडिया और ले रहा है वो है लिक्विफाइड गैसेस, नेचुरल गैसेस बेसिकली। और वही गैसेस को इंडिया ट्रीट करके अमेरिका को बेच रहा है और अमेरिका उसी गैसेस को इन्फ्लेटेड प्राइस में यूरोप को बेच रहा है। तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन अंडर द टेबल व्हाट इट इज। द ट्रेड सिचुएशन इज समथिंग एल्स। एंड वो जो सैद्धांतिक बातें थी ना, वो उससे बहुत आगे निकल चुकी है कहानी। अब वो चीज़ें रह नहीं गई हैं। तो जिस भी फ्रंट की आप बात कर रहे हैं वो फ्रंट सैद्धांतिक तो हो सकता है, लेकिन क्या वो धरती में ट्रेड के जरिए पॉसिबल है, उसमें थोड़ी सी शंका है। प्रैक्टिकल चीजें हैं, उसको एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे ना हाथी के दांत वाला कहानी हाँ। थी कि पॉलिटिकली दिखाना जरूरी है कि एक हमारा ही भाई बंधु जो हमारे साथ रह रहा है उसको अगर कहीं से लेना भी है तो साथ में। वही मैं बात कहूँगा कि इसके अगर आप सोचते हैं कि यूरोप मान लेते हैं कि वो अपने सामरिक शक्ति को उस तरीके से बढ़ाने लगता है, गोलबंद होने लगता है, इन्वेस्ट करने लगता है पैसा। गोलबंद तो आज भी है। नाटो क्या है, गोलबंदी ही तो है। अगर एक नई गोलबंदी बनने लगती है, हाँ, या उसको सुदृढ़ करते हैं वो। गोलबंदी का इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होने वाला है? मेरे को लगता है कि रशिया उस गोलबंदी का स्वागत तो नहीं करेगा। इनफैक्ट रशिया अगर स्वागत नहीं करेगा तो जो भी पीस डील ये सारी चीजों में जो वो आगे बढ़ के कर रहा है, वो क्यों? रशिया को समस्या क्या थी? ये सारी लड़ाई इसीलिए स्टार्ट हुई कि वो ये देख रहा था कि नाटो की लड़ाई, नाटो जो है वो अपने बैरियर क्रॉस करके वो एकदम मेरे घर के द्वार पे खड़ा हो गया आके। उसमें बताना चाहता हूँ, ये रसिया और रूस के बीच में ना, और रसिया के रूस के बीच लगभग 3 से 4 कंट्रीज है जो मतलब कि गेट वे ऑफ रसिया है, जिसमें कि एक पोलैंड है, एक आपका यूक्रेन है, एक उज्बेकिस्तान है। ये जितने भी कंट्रीज है ना, एक और कंट्री नाम बोल रहा हूँ, सभी एलाइज है रसिया के। भले वो यूएसएसआर से टूटे जरूर है, हाँ। लेकिन आपसी बंदी आज भी है। एग्जैक्टली है। आपका इवन ये जो आपका यूक्रेन है टिल 2013 वाज एलाई ऑफ रसिया। जो रेजिम चेंज किया, जब रेजिम चेंज हुआ 2014 में, मेंटालिटी चेंज हुई, ही वेंट क्लोज टू यूरोप बेसिकली। तो वो क्लोजनेस जो था ना वो अपोजिट हुआ। तो रसिया को भी दिमाग में ठनका
कि ये तो गेट पे ओपन हो जाएगा मेरे लिए, जो मेरे साथी, तो मतलब कि अगर कहीं युद्ध होता है तो मेरे लिए पहले ये साथी लड़ेंगे, तब मैं इन्वॉल्व और होऊंगा। उसमें एक और बात थी कि जो रशिया है वो उसने जो चीज़ समझी, जो परसीव किया, जैसे ही रजीम चेंज होता है ज़ेलेंस्की की अटेम्प्ट चालू हो जाती है कि मैं कैसे भी नाटो का मेंबर बन जाऊं। एग्जैक्टली। जैसे ही मैं नाटो का मेंबर बनूंगा तो नाटो जो है वो रूस के बॉर्डर पे आ जाएगा। बिल्कुल वही कहानी थी यहाँ पे। बिल्कुल। सो बेसिकली यूरोप वाज प्लानिंग दिस जी। कि किसी भी तरह नाटो की सेना वहां तक पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की ने पिच किया, यूरोप ने भी पिच किया इनको कि तो आ जाओ एक इधर। एक कंट्री के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूस क्या सोचेगा? अगर मैं दो पर्सपेक्टिव में देखूँ, पहला यूरोपियन पर्सपेक्टिव में देखूँ तो ये पता है कि रसिया इज माई एनिमी पूरा एज ए यूनियन, स्वर्ण एनिमी। एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो चाह रहा है कि किसी ढंग से मैं उनको एक टू द पॉइंट रखूँ, मतलब मेरे एम पे रहे वो। रसिया भी चाह रहा है कि मेरे एम पे वो ना रह पाए, मैं बीच में एक बैरियर है, वो जैसे कंटिन्यू तो उसी कंटिन्यू रहे। सिर्फ वही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर मैं इसको देखूं अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, तो अमेरिका इज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन पॉलिसी, और अमेरिका तो इसी को नाटो नाटो मीन्स आई मीन टू से नॉट यूरोप, दिस इज नाटो। नहीं नाटो में तो जब ये लड़ाई होनी चालू हुई और इसने इनसे बोला तो इन्होंने पैसे दिए। आज की पर्सपेक्टिव में जब वो नाटो से हाथ धोना चाह रहा है कि यार मैं नहीं लिफ्ट कर पाऊंगा इतना खर्चा, तो मैं मेजर कंट्रीब्यूटर रहता हूँ हर चीज़ का, और यही तो उनकी अभी ट्रम्प का पॉलिसी है कि मैं चाहता हूँ कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी की चिंता खुद करे, मैं अब चिंता नहीं करना चाहता हूँ। ये कहीं न कहीं अमेरिका अब उदासीन हो रहा है इस विषय पे। हाँ। तो अगर ये उदासीनता इसके एंड पे हो, तो यूरोप के अंदर भी जब आपने आज तक पिछले इतने सालों से मुझे संभाल के रखा, आप हाथ उठाओगे तो आपके प्रति मेरे मन में बहुत अच्छे विचार तो नहीं आएंगे कि तुमने मुझे छोड़ा है। अमीर जी डेफिनेटली सामने बोला जरूर गया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ना इतना लगता नहीं है कि एक झटके से ये हाथ उठ जाएगा। नहीं, इसका एक ये सिर्फ दिखने में लग रहा हो। ये एक्नॉलेजमेंट जो अभी हमने पहले बात की थी ना कि रशिया जो इसका यूएस का जो डोमिनेंस है वो कम हो रहा है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भनक यूरोप को भी है, सबको है। यूरोप और चाइना आज की डेट में दोनों इसलिए आमने सामने हैं क्योंकि अमेरिका भी है। अगर यूरोप के हित चाइना से साथ सधने लग जाते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो हर लेवल पे प्रैक्टिकल रहेंगे ना आप, तो कहीं ना कहीं जब आपकी इतनी क्लोजनेस नहीं रह जाएगी तो आप हैंड शेकिंग चालू करेंगे, उभरते हुए पावर के साथ उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, और हमेशा से होता है, और ये हमेशा से होता है। तो वो जो एक नया एक्सिस भी इसमें एक बन सकता है, अगर मतलब ये तो एक कयास लगाने वाली बात है, लेकिन आप अमेरिका इस तरह से यूरोप को एकदम साइडलाइन करने के बाद ये, और क्योंकि आप कितना भी कर लें रशिया के साथ तो आप नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो तो आपके पब्लिक आपको जुड़ने नहीं देगी एक पॉइंट के बियॉन्ड। अगर आप चाहेंगे भी पुतिन और इसका कितना भी हैंडशेक हो जाए, लेकिन उसके यूरोप में अमेरिका में कहीं भी आप सपोर्टर्स की लिस्ट देखिएगा, भले मन दबा के आदमी बोल भी दे कि हाँ चलो ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन जिसके लिए आपकी एक स्वर्ण एनिमोसिटी रही हो इतनी लंबी, आप अचानक से उसको दोस्त कैसे बना लीजिएगा? तो ये सब बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। इन अ वे वी कैन से इन अ शॉर्ट लाइक द वर्ल्ड global politics is reshaping basically, reshaping with these in the light of these हाँ, वो जो पिछले दशकों से जो चला आ रहा ढल रहा था कि इस खेमे का पार्ट ये है, इस खेमे का पार्ट ये है, ये कहीं ना कहीं अब टूट रहा है, और उसके तमाम वजूहात हैं। अमेरिका का थोड़ा कमजोर होना। एक जो इन्होंने बोले इस पॉइंट पे बस ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आप देखिएगा इस एंगल से कि पहले के 20 साल या नॉट 20 साल, आपका बिफोर 2020, बिफोर 2000 एंड आफ्टर 2000, तो एरा है चेंज्ड टोटली, राइट नाउ। मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली आई एम नॉट द ओनली इंडियन सिटीजन, आई एम आल्सो ग्लोबल सिटीजन। यू आर गेटिंग इंपैक्टेड बाय एवरी टाइम। आज की डेट में यूक्रेन से लड़ाई हुई, हमारा ये डीजल ऑयल का तेल बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इम्पैक्ट कहाँ से पड़ा? वहीं से पड़ा है। बिल्कुल। प्लस नौकरियां कितने लोगों की चली गई, बिजनेस डाउन हुआ है, वो बात और है कि बंद हो गई, कई बार युद्ध की वजह से आपको सस्ता तेल भी मिला है। अब एक इसमें और पर्सपेक्टिव आता है कि अभी इंडिया को जैसे रिन्यूएबल सेक्टर है, सोलर प्लेट्स ये वो, और आपके डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स है, दोनों जगह पर रेयर अर्थ मेटल्स आर
very much required. ऑलवेज The entire everybody in the world is chasing rare earth metals because electronics में चाहिए, solar plates में चाहिए, nuclear power में चाहिए, radars में चाहिए, हर जगह वो rare earth metals का कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। बिल्कुल। और ये वाली जो डील होती ये क्या करता, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो सारी आप देखें कोई भी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया के अंदर डिफेंस की, वो रुक के चल रही है। क्यों? क्योंकि ये यूरोप और ये जो यूक्रेन और रशिया वार हो रहा है इसमें सारी सप्लाई लाइंस ब्रेक हुई पड़ी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सब सारे सप्लाई लाइंस इनके इम्पैक्टेड है। एक अगर ये वाली डील होती, और जो मुझे लगता है होगी ही किसी न किसी केस में, होती नहीं होगी, जरूर होगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि सप्लाई लाइन अमेरिका के थ्रू अगर वो एक्विजिशन होता है उसका, तो इंडिया को बहुत सारी चीज़ों पे अगर मोदी और ट्रम्प की दोस्ती वाकई में रंग लाती है, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया भी बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए यहाँ पे ना ये डायरेक्ट जो डील की बात कर रहे हैं इस पे बहुत सारे क्लॉज है, मीन्स क्योंकि जो आप रेयर अर्थ मटेरियल की बात कर रहे हैं ना, ये सीरियल्स और राइस की तरह नहीं है, चावल दाल पेट्रोल की तरह नहीं है कि तुम दो मैं ये दे रहा हूँ। नहीं, वो बहुत रिफाइंड आइटम, बहुत रिफाइंड आइटम है, उस पर क्लॉज है, बहुत सारे क्लॉज है, एनजीटी का आता है, आपका जो न्यूक्लियस रिलेटेड जो डील्स है सारे वहाँ पर डील अप्लाई हो जाएंगे। एक और जो डेटा थोड़ा सा ये है कि यूक्रेन से जो लास्ट 2 युद्ध लड़ा है सिंस 2013, तो अपना 70% एरिया वो लूज कर चुका है जहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल था, जो ऑलरेडी रशिया के कैप्चर में जा चुका है। इनफैक्ट ये वॉर की मेन वजह ही यही है। बिल्कुल, रशिया का जो रियल गेन है वो यही है, बस और कुछ नहीं है। टेरिटोरियल उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्हीं एरियाज पे अटैक किया, उन्हीं एरियाज को कैप्चर किया जहाँ पे उसको पहले से पता था कि यहाँ पे ये मिनरल्स हैं। मैं इंडिया का एक्चुअली रोल इसमें देखता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल, अगर चाहे वो लोग बैठने के लिए इनको आमंत्रित करें, क्योंकि यार इनकी रशिया से भी बनती इंडिया क्यों कराएगा, इंडिया को बेनिफिट है। मैं चाहे तो इससे आसानी तो रशिया से मिल जाता है, अगर ये सब रशिया तो टेक्नोलॉजी तक देता है, तो क्या इंडिया के बेनिफिट में क्या है आप लोग? बिल्कुल है, ये वॉर इंडिया के बेनिफिट में रहा है। अगर देखिए मैं फैक्टली कह रहा हूँ आपको, इंडिया को यूरोप के साथ साइडलाइन होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं देखिए ये रशिया के साथ ऑलरेडी साइडलाइन है ना दशकों से, अगर आप ठीक से देखेंगे। रशिया तो थक रहा है ना, रशिया तो चाह रहा है कि ये ट्रम्प के थ्रू, मतलब अगर मैं कहूँगा कि इस पूरे गेम में सबसे मजा किसको आया, तो इंडिया को आया, पुतिन को आया पहले लेवल पे। हाँ चलिए, लेकिन उसने तो पॉपकॉर्न खा के जिससे मैं नफरत करता हूँ उसकी मैंने इस तरीके से बारात सजवाई है पब्लिक टेलीविजन के ऊपर। देखिए वो तो पार्टी एक पार्टी बी, काइंड ऑफ पार्टी ए और पार्टी बी, उन दोनों को मजा भी उन्हीं को है, सजा भी उनको है। ऐसा नहीं है कि इस वॉर की वजह से पुतिन को नुकसान नहीं है। पुतिन की भी सामरिक शक्ति में जो इजाफा और जो उन्होंने खर्चा किया है वो उसकी एक बहुत बड़ी। अगर आप सही से देखेंगे कि जिसने कुछ ना किया हो और बदले में मलाई खाई हो बैठ के, हाँ, तो वो इंडिया है, बहुत मलाई खाई है तो इंडिया है जी, जिसका गया एक नहीं आया 2। बिल्कुल। अगर आप ठीक से देखेंगे। एक और पहलू ये भी है ना कि इससे पहले ना यूक्रेन से इंडिया को ज़्यादा मतलब भी नहीं रहता था, कभी नहीं। यूक्रेन वाज ऑलवेज हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता था, इंडिया के साथ और इंडिया के अगेंस्ट वोट किया है हर एक मौके पे। और प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देखा जाए ना तो इंडिया के साथ इतना हेल्दी नहीं है, नहीं कभी नहीं रहा। तो इनडायरेक्टली कोई और एक और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बात आई तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यूक्रेन ने बहुत सारे हथियारों से मदद किया है पाकिस्तान का हर मौकों पे। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, आज भी जो शिप वाले जो बहुत से जो बड़े इंजन्स होते हैं, हल्स होते हैं, वो आज भी इंडिया की डिपेंडेंसी सामरिक दृष्टिकोण से ही बता रहा हूँ डायरेक्टली है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन की वो कंपनियां, वो शिपिंग कंपनियां जो शिप कह रहा हूँ नेवी शिप्स के लिए जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स बनाती थी, और वो चूँकि सोवियत एरा से उनके पास वो फैक्ट्रियाँ अपने आप आई हुई फैक्ट्रियाँ हैं जिसको कि रिप्लेस आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो हैवी मशीनरी में आता है। तो उन पर आज भी यूक्रेन पर इंडिया के, तो इसीलिए तो इंडिया का जो वॉक है ना वो बड़ा टाइट रोप वाला है, लेकिन अब निकल तो रहा है। लेकिन आप अगर ठीक से देखें तो इंडिया ने बहुत अच्छे से उसको बैलेंस आउट किया है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ ना, तो अभी वो जो वोटिंग भी हुआ है यूएन में, उसमें इंडिया वॉकआउट कर गया। हाँ, रशिया के साथ यूएस ने पहली बार वोट किया। हाँ बिल्कुल, इंडिया वॉकआउट कर गया। एक मैं एक बहुत बेसिक सा पॉइंट बताता हूँ आपको
कि ठीक उसके है। पीछे की भी बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों किया होगा इंडिया ने। खैर वो कभी और नहीं, इट वाज अ डील। आई थिंक मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी ने पुतिन के को कॉन्फिडेंस में लेके जो भी किया है। और आप देखिए यार मेरा जो स्वर्ण एनिमी है वो वोट कर रहा है और हाँ, तुम उठ के जा रहे हो टेबल हाँ, पर से। हाँ, यही तो स्ट्रेटजी है, डिप्लोमेसी है। यही तो स्ट्रेटजी है। एंड वही डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, इसी को तो कहते हैं। आप हमेशा, आपके पास सरप्राइज एलिमेंट क्या है? किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी शक्ति होती थी उसका सरप्राइज, उसकी सेना नहीं, उसका सरप्राइज एलिमेंट। अब देखिए इंडिया ना, इंडिया ब्रिक्स का भी एक क्रिटिकल मेंबर है, इंडिया क्वाड का भी हाँ, critical एग्जैक्टली। बिल्कुल। आप दो देखिए छोर हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और दोनों को मेंटेन किए हुए हैं। बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और आई मीन इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करके देखना चाहें, मैं ये जो आपने पहले यूरोप वाली बात की थी ना, उससे मुझे एक और चीज़ याद आई। ये जो मैं डिस्कशन में एक सीरियस कोई पॉडकास्टर हैं मैं यूएस के, वो डिस्कस कर रहे थे लंदन में बैठे किसी हिस्टोरियन से जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उनको बता रहे थे। तो इन्होंने ना एक बात कही कि वो शायद डेमोक्रेट थे जो पॉडकास्टर थे, और वो आदमी जो लंदन में बैठा हुआ था Historian. वो कहीं ना कहीं बैलेंस था, वो कहीं बीच में था, वो कहीं ऐसे लेफ्ट राइट नहीं था और फैक्ट्स पे बात कर रहे थे। तो उसने ये कहा कि एज एन अमेरिकन आई फेल्ट ashamed of the way our president has behaved, ठीक है, this has never happened in the past and our office why were we the leader of the free world, क्योंकि हम फ्री वर्ल्ड या डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लीडर इसलिए कहे जाते थे तो क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया है, ये किया है। उन्होंने अपनी गाना गाया, उन्होंने सामने वाले ने कहा दिस इज़ एन अमेरिकन पब्लिक्स ओपिनियन विच हैज़ नो वैल्यू आउटसाइड यूएस। अमेरिका को यूके वाले कैसे देखते हैं वो यूके वाले आपको बताएंगे। ठीक है, हम अमेरिका पर मजबूरी है हमारी डिपेंडेंसी। ऐसा नहीं है कि हमको अमेरिका से बहुत लगाव है और हमको अमेरिका ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये बेसिकली इन्होंने जो बॉटम लाइन बताई वो यही बताई कि यूरोप एक्चुअली जो आपका पॉइंट था ना, यूरोप सरकमस्पेक्ट रहा है बिल्कुल ऑलवेज, लेकिन उस सरकमस्पेक्ट रहने के साथ साथ जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था उसको डील करने के लिए वो इन्होंने अपने क्योंकि यूरोप का सेटअप बहुत ब्यूरोक्रेटिक है, उस पर भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं यूरोप आज की डेट में कहाँ पर इन्वॉल्व है, कि वो उसका एनर्जी कहाँ चला जा रहा है, क्या मैनेज करने में चला जा रहा है। जो मेन मुद्दों पर वो बेचारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स में फंस के रह जाते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि देखिए यूरोप एक बहुत सारे देशों का समूह है जिसको हम इजीली यूरोप कह देते हैं। बहुत रिलैक्स्ड, बहुत सुंदर सड़कें, हाँ, बहुत अच्छा सब, बहुत कम आबादी भी बोलिए आप। अच्छा पंच लाने आ रहा है, ठीक है, हाँ, आप बताइए कि आपने बोला बहुत सुंदर सड़कें, बहुत अच्छा। यही यूरोप का अगर सामने इमेज आता है एग्जैक्ट, नो डाउट, नेचुरल ब्यूटी। मैं इसी पे ट्रम्प की बयान बताता हूँ। बहुत सुंदर सड़कें, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम, बहुत अच्छा हेल्थ, जहाँ पे कि फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ है, अच्छी रोड सड़कें हैं यूरोपियन के मैक्सिमम कंट्रीज में। तो बोला कि ट्रम्प ने बोला कि मैं ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज द मेंबर ऑफ नेटो, मैं इतना खर्चा उठाता हूँ और तुम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हो, खर्चे पे बजट कम कर रखे हो और एट द कॉस्ट तुम सब जनता को पैसे बांट रहे हो। बिल्कुल, और उसी ये ट्रम्प का बयान है। हाँ, ये ट्रम्प का बयान है। और एक और रेफरेंसेस को से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कह रहे थे आज आप ये सारी चीज़ों के ऊपर खर्च इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आपको जो सिक्योरिटी का जो पूरा जामा अमला है वो अमेरिका आपको प्रोवाइड करता रहा है। आपके माल को बेचने की गारंटी है अमेरिकन मार्केट्स में। आपको मार्केट नहीं ढूंढना है, आप कुछ भी बनाओ, आप टिसॉ की वॉच बनाओ, कि आप स्वैच बनाओ, कि आप रोलेक्स बनाओ, वो आपको आराम से जाकर के अमेरिकन खरीदेंगे। आप अनाप शनाप प्राइस बोलो, मैं अनाप शनाप प्राइस दूंगा। आपके ब्रांड फ्रेंच ब्रांड हो कि इटालियन कारें हो, आप जर्मन कारें कि आप जर्मन इंजीनियरिंग बताओ, सबका प्राइमरी मार्केट कौन? तो अमेरिका। तो आपको इकोनॉमिकली मैंने प्रोटेक्ट करके रखा है कि आपके एकदम टॉप नॉच आइटम्स पे आप फोकस करो, मैं खरीदूंगा। आप ये प्रोड्यूस भी तभी कर पा रहे हो जब आपके बॉर्डर सुरक्षित हैं। यूक्रेन भी बहुत कुछ बनाता था, क्या आज बना पा रहा है? आपको मैंने एक वो सिक्योरिटी तो दी exactly. बॉर्डर की सिक्योरिटी,
दूसरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी दी है, इतना बड़ा मार्केट आपको एक्सपोज करके कि बिल्कुल। आपके टॉप नॉच प्रोडक्ट का अगर कोई कंज्यूमर है, क्योंकि यूरोप में कुछ भी बनता है उसकी क्वालिटी और उसका डिजाइन और उस पर उतना फोकस होने के बाद भले कंज्यूमर बेस कम रहता है, ये लोग क्या 300-400 करोड़ में लैम्बोर्गिनी और इनसे ज्यादा इन लोगों का सेल वेल कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन वो मार्केट वही है। मुझे एक बड़ा लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल लग रहा है तो मतलब कि एक जो था ना मीन्स जॉइंट फैमिली कि बाप जब भी कमा रहा है, भले वो रिटायर्ड हो चुका हो, लेकिन आज भी कमा रहा है, पैसा दे रहा है, उसके नीचे बेटे भी खूब कमा रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, सारा खर्चा तो बाप उठा रहा है। एग्जैक्टली अमेरिका इज डूइंग द सेम। और आप उसको ये भी इस पर्सपेक्टिव में भी देखिए कि यूरोप का की वेलफेयर स्कीम्स, उनका हेल्थ, उनका एजुकेशन सब फ्री, इसके अब बेनिफिशियरी भी बदल गया है। नहीं वो बेनिफिशियरी कौन है? मैं उस पे आऊँगा। मैं उससे पहले जो बात कह रहा था, एक्चुअली क्या यूरोप बहुत बड़े, बहुत लंबे चौड़े, बहुत सारे देशों का एक समूह है। क्या उसमें सारे ही देश केपेबल हैं? नहीं है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो यूरोप के चुनिंदा देश हैं जिनके पास थोड़ी शक्ति है, चाहे वो सामरिक हो, साइंटिफिक हो, चाहे बाकी के देश तो बस एक छोटे से भूभाग बराबर हैं। कंट्रीज को आप हटा दीजिए, एग्जैक्टली, जितने बाकी हैं वो फ्री लोडर्स ही हैं। फ्री लोडर्स हैं, छोटी सी आबादी वाले, छोटे से भूभाग वाले देश हैं। फिर भी वहां पे देखिएगा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हेल्थ, वजह वो अभी बताए ना वजह उसकी क्या है, मैं वही बता रहा हूँ। तो एक तो वजह ये है। तो आप जो कह रहे थे कि यूरोप कहाँ खड़ा है आज के डेट में, जो आपका सवाल था, मूल सवाल तो यही था। तो मैं वही कह रहा था कि यूरोप, ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये आज से 20 साल पहले का यूरोप था। अगर आज के यूरोप की आप बात करेंगे, जैसा कि हम आप डिस्कस कर चुके हैं कि आज परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं वर्ल्ड लेवल पे। यूरोप खास करके 2014 के बाद से, जब से यूरोप ने अपनी इमिग्रेंट पॉलिसी को चेंज किया है, जब से उन्होंने सीरिया, लीबिया और लेबनान और इन जगहों से जो उन्होंने इराक से जो रेफ्यूज लिए हैं, उसके बाद से उनकी हालात बहुत ज़्यादा इंटरनल रूप से बहुत ख़राब है। और ये हम लोग गाहे बगाहे टीवी पे देख लेते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट निकल के आता है। तो यूरोप इस टाइम पे बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन, स्पेशली आफ्टर कोविड। एक छोटा सा डेटा अभी जस्ट निकाला डिस्कशन के साथ, अपने जीडीपी का कंट्रीज आर्मी अपनी सिक्योरिटी पे कितना खर्च करता है, मैक्सिमम इज यूएस, तो ऑलवेज या मैक्सिमम यूएस, चाइना इज सेकंड, रसिया इज थर्ड, फोर्थ पे इंडिया है। एग्जैक्टली मतलब जिन लोगों को पहला अपना बॉर्डर बचाना है, अपनी सिक्योरिटी, जनता को बचाना है, वो खर्च कर रहे हैं। जिन्हें नहीं बचाना है उनको पास, जिन्हें नहीं बचा मतलब कि जिनको गारंटी कोई और बचा लेगा, एग्जैक्टली वो बजट कहीं और जा रहा है। जैसे कि छोटे छोटे बजट में देखिएगा तो अदर्स इज ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट 5th नंबर पे, अदर्स 5वें नंबर पे है, बाकी सब छोटे कंट्री है। मैं वही बताता रहा था कि आप बताइए ना कि फिनलैंड जैसे देश या उस जैसे जो भी छोटे, किसकी बात कर, लग्जमबर्ग, आप बताइए लग्जमबर्ग के, मॉन्टेनेग्रो है, हाँ बहुत सारे हैं, हंगरी है। अब लग्जमबर्ग के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया कि हम जेलेंस्की के साथ है, यूरोप के साथ। तो नीचे किसी ने ट्वीट किया था कि आपके पूरे देश में एक हेलीकॉप्टर है सेना का, 10 ट्रक हैं और पूरी आबादी आपकी 10,000 से कम है। भाई साहब, मॉरल सपोर्ट है। उस जब बम चलते हैं ना तो मोरल कहीं नहीं दिखता है। यूक्रेन उससे बहुत आगे था, पूछिएगा क्या हालत किया। अगर मैं क्या बोलूँ और नहीं, ठीक है। तो अब मतलब इस हम लोग इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए, अगर मैं आप लोगों के फाइनल रिमार्क लूँ, ये जो भी कुछ हुआ है इसको आप ओवरऑल, मैं इंडिया से भी आगे देख के कहता हूँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या हम लोग ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि एट द एंड सबको जीना है। वो बात और है कि कोई किस खेमे में था, कोई ये बात, ये हम लोग एक मिडिल क्लास लोग हैं और हमारे लिए स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। जिस तरीके से अभी शेयर मार्केट, ये हर तरफ जो इकोनॉमिकली बैड, उतनी दूर नहीं जाते हैं, उतनी दूर नहीं जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान जैसा रोग नेशन भी आज की डेट में जीने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने गिव अप कर दिया एंड ही इज हैप्पी विद व्हाटएवर ही हैज गॉट, नो। वो पूरी तैयारी है। मैं ना इसमें थोड़ा सा अलग बात बोलना चाहूँगा।
ये जो चीज़ें हैं ना, आपको भी पता है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी ना दो ही कंट्री ड्राइव करते हैं, एक रसिया एक यूएस। आज के डेट में चाइना भी मोस्टली यूएस है, चाइना भी ठीक है, मोस्टली यूएस। अगर चाइना करता है ना तो उस कंट्रीज के साथ करता है, क्योंकि चाइना यूएस का है, चाहे जापान हो साउथ कोरिया हो। लेकिन आज के डेट में हर किसी के इकोनॉमिक क्लाउड ऐसा है कि धड़कन बढ़ाता है वो हर कंट्री। मैं उसी पर आना चाह रहा था। अब यूएस में क्या है कि उनकी जो सरकारें के जो नॉर्थ एंड साउथ पोल टाइप के जो पार्टीज हैं, उनकी डिफरेंट पॉलिसीज हैं जी। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ना सारा कुछ क्रियाक्रम जो चलता है अपना वर्ल्ड का। ये जब आते हैं ट्रम्प तो बोलते हैं कि नहीं, शांति से रहो, इकोनॉमी संभालते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं, शांति से जियो और साथ ही साथ सब जियो और जीने दो। दूसरी पार्टी आती है डेमोक्रेटिक, वो अमली करना चालू करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे डिस्टर्बेंस हो, कैसे जो कि फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स अपना रोल चालू हो। आप बांग्लादेश देख तो लीजिए, ये जो ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात है ना, ये काफी हद तक इन दोनों पे डिपेंड मतलब करती है। डेमोक्रेट्स जो है वो एक्चुअल एक्सपेंशनिस्ट्स हैं। आप बांग्लादेश देख लीजिए, अभी अभी बांग्लादेश का बांग्लादेश उदाहरण देख लीजिए। आप पूरा गल्फ कंट्रीज देखिए, किसने बनाया है गल्फ कंट्रीज को इतना? इराक, ईरान, सीरिया, कौन बनाया? फाइनल रिमार्क। मुझे यही लगता है कि अगर मैं तो उससे भी आगे बढ़ के एक लाइन कहना चाहूँगा यहाँ पे, आने वाले दिनों में अगर अमेरिका और रसिया दोस्त बन जाते हैं तो इसमें भी कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन किसके अगेंस्ट बनेंगे? क्योंकि जब भी कोई पोल बनता है तो किसी के अगेंस्ट बनता है। क्या कोई तीसरा पोल अब खड़ा होगा तो तीसरा दो ही बचते हैं, या तो यूरोप तीसरा पोल बनेगा, नहीं तो चाइना बनेगा। मैं फ्रेंकली बताऊं, अब जो पोलो की धारणा थी ना पहले कि नहीं इसके अगेंस्ट ये है और इसके अगेंस्ट मैं ये अगर है, गोलबंद होना चाहता हूँ हाँ, किसी के साथ, तो नहीं, किसी के जनरली अगेंस्ट नहीं, सब कॉमन धंधा करें। इसकी सबसे बड़ी आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना, जितनी भी गोलबंदी हुई है वो सब इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट वाले फॉर्मूले को छोड़ दे तो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में गोलबंदी का एक अलग तीसरी वजह है, चलो हम उसमें नहीं जाना चाहते अभी। लेकिन अगर आप उसके अलावा आप देखें तो जितनी भी गोलबंदी है वो सब कहीं ना कहीं अपनी, गोलबंदी बहुत सक्सेसफुल भी नहीं है, लेकिन चलिए है for the heck चलिए of it। उस पे कभी हम डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे देखें पूरे और दृश्य के वर्ल्ड के सिनेरियो को देखें तो आपको लगेगा कि लगभग हर जगह गोलबंदी की एक ही बहुत माकूल वजह है, वो यही है कि उसमें उनका अपना हित, उनकी सुरक्षा और उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स। चलिए, तो इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आशा है आप लोगों को हमारे ये डिस्कशन पसंद आया होगा। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद और हमें देखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।